नहीं, आपने मैंने देखा है आपने सब्सक्राइब किया है, बल्कि मैंने चूंकि मैं जो है इसका सुपर एडमिन हूं, तो मैं आपको सीधे उसी से ही मैं आपको डायल किया हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात ये सुविधा केवल सुपर एडमिन के पास होती है। है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें हमको कहीं दूसरी जगह पे आपका नंबर खोजने की जरूरत नहीं, आई कैन डायरेक्टली डायल फ्रॉम देयर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपकी जो एफर्ट है बहुत ही सराहनीय है। और एक्चुअली मुझे एक बार मैं कानपुर जा रहा था, तो एक भोपाल के एक सज्जन है जिनका नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा, जी। वो जिक्र आपका कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने इस एरिया में घर लिया था, तो वो दूर दराज का इलाका था, वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे, और आपके वहाँ आने के बाद से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और वहाँ की सब प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ गई, हाँ ऐसा उन्होंने हाँ मुझे बताया। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंचा था तो यहाँ का जो प्रॉपर्टी का सीधा राइज 2.5 गुना हुआ था। हम्म। टू एंड हाफ टाइम सीधा। मतलब इट हम्म। वाज ए अनप्रेसिडेंटेड राइज बेसिकली। लोगों को लगा कि एक डीजी रैंक का ऑफिसर यहाँ पहुंचा है, तो लोगों में एकदम सुरक्षा की भावना आई उस बात को लेके। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस अपराध मुक्त शब्द से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ अपराध है, जहाँ जहाँ अराजक तत्व है, जहाँ जहाँ असुरक्षा की भावना है, वहाँ पर विध्वंसकारी लोगों का राज हो जाता है। और हनुमान चालीसा में जो कहा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो वाह, जब तक असुरों का राज रहेगा, तब तक साधु संत जो है बेचारे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये आपको मैं एक इसका बैकग्राउंड बताऊं कि अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना हमने 2017 में की थी। जी और इट इज बेसिकली हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल। जी। और इट इज गिविंग 5 सर्टेनिटीज। पहली सर्टेनिटी है कि गांव के गवाड़ी व्यक्ति की, जिसके पास ना स्मार्टफोन है ना मोबाइल फोन है, इसके बावजूद भी उसकी बिना थाने जाए उसके घर पर ही एफआईआर दर्ज हो। दैट इज द फर्स्ट सर्टेनिटी। और चूंकि हम लोगों का डीएनए खराब हो गया है, तो हम में से बहुत सारे लोग विघ्न संतोषी हैं, और अपने किसी भी कोई अधिकार उन्हें मिलता है तो उसको दुरुपयोग करना वो अपना पहला कर्तव्य मानते हैं। तो ये पहली सर्टेनिटी में एक काउंटर सर्टेनिटी भी रखी गई है कि यदि कोई झूठा अपराध दर्ज कराएगा, तो उसी सर्टेनिटी से वो प्रोसिक्यूट होकर जेल में पहुंचेगा। दैट इज द ट्विन सर्टेनिटी। मतलब पहली सर्टेनिटी ट्विन सर्टेनिटी है, ठीक है ना। फिर इसकी सेकंड सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत इज ए हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव। और इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की इतनी मदद करेगा कि ऐसे अकाट एविडेंस को जो है वो कैप्चर कर पाएगा जो अभी आज उसकी सोच के बाहर है। और उनको उसी समय वो हैश वैल्यू वगैरह से लॉक करके उसको अकाट कर देगा, उसको इंडिस्प्यूटेबल कर देगा। इवन डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगी। तो दैट इज द सेकंड सर्टेनिटी। एंड दिस सर्टेनिटी सेज कि जो चार्जशीट है, जैसे चालान हम लोग हिंदी में कहते हैं, मतलब वो 12 घंटे से 15 दिन के अंदर सर्टेनिटी के साथ कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी कहती है कि जैसे आपको पहले बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो रही थी, अब तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट ट्रायल होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से होगा, और उसमें ढेर सारे सेंसर्स भी होंगे। तो जो चीज आज कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट देखने की क्षमता नहीं रखता है, वो भी देख भी पाएगा और रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा। तो जैसे उसका सेंसर कहेगा कि जो आपके गवाह महोदय हैं इनकी टांगे कांप रही हैं, और उसके वाइब्रेशन के लेवल को भी जो है ना वो रिकॉर्ड करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। वो कहेगा कि देखिए आपके गवाह को पसीना आ रहा है, संभवतः ये झूठ बोल रहे हैं। एंड उसका क्लोजअप जो है, जिसमें उसका बहता हुआ पसीना या आता हुआ पसीना दिखाई दे सकेगा। फिर उसका दूसरा टेक्नो इंजन, यदि आपने कोई दस्तावेज पेश किया है, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, तो उसका बैकएंड इंजन उसको खुद वेरीफाई करेगा।
और उसे यदि वो फोर्ज या फैब्रिकेटेड पाएगा तो वो मजिस्ट्रेट को, जज को नोटिफाई भी करेगा, और फिर कानूनी धारा में यह अपराध बनता है, इसकी रिक्वेस्ट भी जो है ना मजिस्ट्रेट को पेश करेगा कि टेक द कॉग्निजेंस बिकॉज ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बिकॉज सबमिटिंग इन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट इन कोर्ट ट्रायल इट इटसेल्फ इज ए सेपरेट ऑफेंस। तो इस तरीके की जो है ना तीसरी सर्टेनिटी, और वो कह रही है कि 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। तो जो अभी 30 दिन में भी न्याय, 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है, उसमें 30 दिन की अधिकतम होगी, और उसमें हम और आप भी जो है जज की भूमिका निभा पाएंगे। तो हर व्यक्ति जो थोड़े पास, जिसके पास समय है, ही कैन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड सम स्मॉल कोर्स करके, ही कुड बी जो है ना मेड ए जज, राइट। और उसको जो है सैलरी का एक बहुत बेसिक कंपोनेंट मिलेगा। उसकी मेन सैलरी विल कम फ्रॉम द रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ द वर्क, राइट। और तो इसलिए ना जजेस की कमी पड़ेगी, ना एडवोकेट्स की कमी पड़ेगी, और किसी को भी जो फीस है वो फरियादी को नहीं देना पड़ेगी, ना अपराधी को ना फरियादी को। सभी की जो फीस है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से सिस्टम देगा, और सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम सो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब फरियादी को भी जो है ना पैसा मिलेगा, गवाह को भी पैसा मिलेगा, जज को भी पैसा मिलेगा, वकील को भी पैसा मिलेगा, एंड सम, और इवन जैसे मान लो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं तो देयर विल बी लॉट मैनी फ्रीलांस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आल्सो। तो जो काम पुलिस का है वो बहुत सारा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आई डोंट नो सैली जी वेदर यू नो इट और नॉट, यू आर ए पुलिस ऑफिसर, डू यू नो दिस? यू आर ए पुलिस ऑफिसर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 39 सीआरपीसी का आपको ये कानूनी दायित्व देता है कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो उसे आपको रिपोर्ट करना होगा, और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यू मे बी प्रोसिक्यूटेड एंड यू मे बी सेंट टू जेल, और आप एक मासूम है और इनोसेंट व्यक्ति हैं, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू। मतलब बाकी केस में द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट यू आर गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इट इज ऑन पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन, बट सेक्शन 39 में इसको रिवर्स कर दिया गया है कि जो आम आदमी है वो प्रूव करेगा कि ही इज इनोसेंट। मतलब इतना। देन आपका सेक्शन 43 सीआरपीसी भारत के हर नागरिक को गिरफ्तार करने का हक देता है। अच्छा। और वो 2 सिचुएशन में देता है, एक तो जब आपके सामने संज्ञेय अपराध हो रहा हो, राइट, एंड इवन पुलिस इज स्टैंडिंग, स्टिल यू आर हैविंग द राइट टू अरेस्ट हिम, और हर प्राइवेट व्यक्ति को ये राइट है, राइट। और जो पुलिस है, पुलिस जो है ना ये वुड बी री अरेस्टिंग यदि मौके पे है, नहीं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक हिम टू द नियरेस्ट थाना, एंड थाना में ही विल बी री अरेस्टेड, राइट। इसमें एक दूसरी सिचुएशन भी है जिसमें आपको राइट टू अरेस्ट है, इफ समवन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और यदि हम जो है इसको, इस राइट को और थोड़ा सा यूनिवर्सल बनाना चाहें तो हम एक हल्का सा नियम में परिवर्तन कर दें कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन में यदि व्यक्ति अपने आप को जो है ना सरेंडर नहीं करता है या अरेस्ट नहीं होता है तो ही विल बी ए डीम्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, राइट। और उस पर सिस्टम अपने आप इनाम भी घोषित कर देगा, किसी एसपी डीआईजी आईजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट विल बी नोटिफाइड एंड एनीबडी कैन अरेस्ट हिम। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन। तो 2 सिचुएशन में यू आर हैविंग द राइट टू अरेस्ट। और एक धारा है आईपीसी में जिसे सेक्शन 100 कहते हैं। आपने सेक्शन 100 आईपीसी का सुना है क्या नाम? इसको राइट टू सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। इसमें 7 सिचुएशंस में यू आर हैविंग द राइट टू वॉलंटरली किल ए पर्सन। मतलब योर राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सटेंड कॉजिंग डेथ और किलिंग ए पर्सन वॉलंटरली एंड यू आर नॉट कमिटिंग ए मर्डर। तो सेल्फ प्रोटेक्शन में हो गया, सेल्फ प्रोटेक्शन में है। और 7 परिस्थितियों में है जिसमें एसिड फेंकना भी है, जिसमें कि रेप जैसी सिचुएशन भी है, किसी को हत्या करने की है, ग्रेवियस हर्ट करने की है, किडनैपिंग की है। तो ये जनरली ये सिचुएशंस तो होती ही होती हैं, राइट। मतलब इसका मतलब ये है कि
अब आपने इतनी सारी, तो आप पुलिस ऑफिसर हो गए कि नहीं हो गए? व्हेन यू आर हैविंग इवन राइट टू किल आल्सो, नॉट ओनली टू राइट टू अरेस्ट बट राइट टू किल आल्सो है। हाँ, जो इंट्रूडर्स आते हैं अमेरिका में किसी के घर में, वहाँ तो आप जानते हैं कि लोगों को गन रखने का अधिकार है, तो ऐसे में कई केसेस होते हैं कि somebody intruded in their home and they rightfully were able to kill that person. तो दैट इज सेवेंथ सिचुएशन में इंडिया में भी ये राइट है। अब इंडिया में आप गन नहीं रख सकते हैं, तो इसमें जो है गवर्नमेंट का सॉवरेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, और यदि वो अपनी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती है तो उसे कंपनसेशन देना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स भी है, राइट। और जो है यदि वो अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संवैधानिक हैं, तो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो संवैधानिक जिम्मेवारियां हैं, इसका डिटेल जो है वो संविधान के शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। इसमें 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 में केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां हैं, लिस्ट 2 में राज्य सरकार की जिम्मेवारियां हैं, और तीसरी लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी है। तो हाँ, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो यदि कोई सरकार अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करता है तो उसे डिसमिस किया जा सकता है। एक आर्टिकल है संविधान में जिसको आर्टिकल 356 कहते हैं। वो कहता है कि यदि कोई सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती है, और जिम्मेवारी का निर्वहन अधिकांश केसेस में नहीं कर पा रही है, तो इसे संविधान की फेल्योर माना जाएगा, और संविधान की फेल्योर के केस में उस सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। ऐसा संविधान में व्यवस्था की गई है, और इस व्यवस्था को जमीन पे उतारने के लिए गवर्नर के इंस्टीट्यूशंस को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो हर राज्य का गवर्नर महीने में एक बार रिपोर्ट भेजता है कि उसकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चल रही है, राइट। अब जो है 80% केसेस में पुलिस वाले जो है आपकी FIR लिखे बिना ही भगा देते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको अपने व्यक्तिगत 2 अनुभव बताऊंगा जी। तो अभी एक तो ये था, हमारे घर में जो 40 साल से एक लेडी काम कर रही है, गीता देवी, बहुत ही मतलब उनकी मेरे मन में बहुत इज्जत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्मठ भी है, वो ईमानदार भी है, और ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा जो है सबसे अग्रणीय है। तो वो बलिया की रहने वाली है। वहाँ बलिया बस्ती में उन्होंने अपने गांव के खेत बेच के पैसे जो थे वो अपने कानपुर में कल्याणपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे जमीन खरीदी थी, जो उनके बेटे ने खरीदी थी। अनफॉर्चुनेटली बेटे का देहांत हो गया और उस जमीन पे कब्जा हो गया। उन्होंने फिर मुझसे कहा, मैं कल्याणपुर थाने स्वयं गया, वहाँ पे हमारे बैचमेट थे चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने हमारा परिचय कराया था, लेकिन उनको थानेदार जी का फिर स्थानांतरण हो गया। और उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति आए उनके बाद, उन्होंने कहा ये तो लेखपाल का मामला है, थाना दिवस में आप आइए, लेखपाल से बात करिए। लेखपाल जी से मेरी बात हुई, सारे दस्तावेज मैंने उनको दिए, और पिछले 2-3 महीने से मैं उनको रिमाइंड कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल गरीब आम महिला जैसे आप कह रहे थे, उनके साथ मैं खड़ा था, और मैं FIR नहीं लॉन्च करवा पाया उनका आज तक। अब आप ये बताइए कि ये पुलिस की अपनी डिस्क्रिशन नहीं है, दिस इज द लीगल अकाउंटेबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CRPC में एक सेक्शन 154(1) होता है, उसके तहत ये जिम्मेवारी थाना प्रभारी की है, और थाना प्रभारी यदि इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाता है तो इसी सेक्शन में 154(3) में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पुलिस को, SP को दिए गए हैं। वो खुद उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन सौंप सकता है, और वो इन्वेस्टिगेशन जिसको भी सौंपेगा उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर प्रकरण में जो है ना थाना प्रभारी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उसको थाना प्रभारी होने की जरूरत नहीं है। तो थाना प्रभारी ने आपकी बात नहीं सुनी और SP अपने यहाँ पे जो ASI हेड कांस्टेबल है यदि उसको विवेचना देता है, तो वो हेड कांस्टेबल ASI उस पर्टिकुलर केस के लिए ही विल बिकम द SHO। मतलब ये कानून में प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि
पूरी व्यवस्था जो है वो बड़ी दुष्टता पूर्वक भरी हुई है। और जो आप, आई डोंट नो यदि आपने मुझे सुना होगा, समझा होगा, तो हमने एक क्राइम फ्री भारत, अच्छा पहले उसको कंप्लीट कर देते। तो मैं कहाँ था, वो कौन सी सर्टेनिटी पे था? आप बताइए किस तरह से जो पावर नहीं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा है कोई सरकारी विभाग, तो संवैधानिक रूप से उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। मतलब छोड़ो उस अधिकारी को, द गवर्नमेंट कुड बी ब्रॉट डाउन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ओरिजिनल थर्ड सर्टेनिटी की, कि बिना कोर्ट जाए एक ऐसा ट्रायल सिस्टम होगा जो आज की तुलना में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, इफिशिएंट होगा, और बिना थाने जाए 3 दिन से लेकर 30 दिन की अवधि में वो आपको न्याय भी डिलीवर कर देगा। फिर उसकी चौथी सर्टेनिटी है कि इट इज हैविंग ए डिजिटल चित्रगुप्त विच हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द टेक्नोलॉजी, जिसमें क्राउड सोर्सिंग वगैरह से भी बहुत सारी चीजें आएंगी, सीसीटीवी से आएंगी। एनसीबी सीसीटीवी का ऑनर जो है वो आम आदमी रहेगा, सरकार नहीं रहेगी। कंटेंट विल फ्लो टू द नेशनल अथॉरिटी, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं। और इसके बारे में एक ड्राफ्ट लॉ बना के मैंने 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म एंड एज ए हेड ऑफ द क्राइम फ्री नेशनल पुलिस मिशन ऑफ क्राइम फ्री भारत। तो मैंने जो आपको बताया था कि 2017 में मैंने एक प्रपोजल भेजा था विच हैज बीन एग्जामिन्ड इन ग्रेट डिटेल, एंड 2019 में दैट प्रपोजल हैज बिकम ए नेशनल पुलिस मिशन एंड इट इज बीइंग हेडेड बाय मी। Even as on date, I am heading that mission. National Police Mission for the Crime Free Bharat is being headed by Maithili Sharan Gupta, right? बहुत बढ़िया। But नहीं, बढ़िया कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली आई रियलाइज कि जिस देश के राजनेता ही क्रिमिनल्स हो और वो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हो, बाहुबलियों को और अपराधियों को और अपने नेताओं के बच्चों को और इनके अलावा किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देते हो, वो लोग जो है क्राइम फ्री भारत को जमीन पे कैसे उतरने देंगे? हाँ, क्योंकि एक तरह से उनकी जगहों पे ही फिर नहीं वो उनको जैसे ही मालूम पड़ेगा कि इतनी बड़ी चीज जो है ना चल रही है, वो उसको ओपनली नहीं सैबोटेज करेंगे तो बाय इन एक्शन सैबोटेज कर देंगे। तो फिर मैंने ये एक नेशनल मिशन बनाया क्राइम फ्री भारत अलग से, जिसका मैं आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दैट। और उसका जो है ऐप है, बहुत सारी चीजें की, बिकॉज एज ए क्राइम फ्री भारत उसके लिए हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी की थी। और वी एंटर्ड इनटू द एमओयू विद 53 यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, एंड हजारों बच्चों ने मेरे अंडर जो है ना ट्रेनिंग की है, मेजर प्रोजेक्ट किए, माइनर प्रोजेक्ट किए, इंटर्नशिप किए हैं, एंड वी डेवलप्ड original technology in various things, right? That was intended to provide that crime free Bharat techno engine, right? लेकिन मुझे लगा ये कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपकी बातों से इतना प्रभावित हूँ कि बहुत कम लोग एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक लगन मेहनत के साथ काम करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके साथ बैठ के जितने रिलेवेंट लोगों को मैं जानता हूँ, पिछले 10-15 मिनट में आपने जैसे अपना विवरण दिया, मेरे दिमाग में 10-12 लोगों के नाम आए हैं जिनसे मुझे आपको जोड़ना है, लेकिन पहले बैठ के आपसे पूछूंगा कि रेलेवेंट है कि नहीं। तो वो मैं चाहता हूँ नहीं, आपको रेलेवेंट देखिए, अब हमने इस मिशन को में 21 ऑब्जेक्टिव लेके हम आए हैं। नाउ इट इज ए मिशन टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म दिस नेशन। और इसमें इस मिशन ने जो है एक शपथ ली है, संकल्प लिया है, और एक मॉडल निकाला है कि बिना 5 पैसे खर्च किए यदि हम लोग थोड़े से लज्जावान हो जाए, क्योंकि हमें समस्या ये आ रही है कि हम बहुत मोटी खाल के निर्लज्ज लोग हो गए हैं, हमें किसी बात पर लज्जा ही नहीं आती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो यदि हम लोगों ने यदि लज्जा पैदा कर पाई और लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत कर पाया, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। 9 डेज पूरा फॉर्मूला है, और उसके लिए इनेबलिंग टूल्स भी हैं। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत ने एक
चंद्रगुप्ती शपथ का प्रोविजन अभी आपने शायद देखा होगा, क्योंकि आप जुड़ गए हैं तो आपको शायद देखने का मौका मिला होगा। तो देयर इज ए चंद्रगुप्ती शपथ, और चंद्रगुप्त भी 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। तो एक राष्ट्रीय चंद्रगुप्त, फिर राज्य के स्तर के चंद्रगुप्त, फिर संसद के स्तर के चंद्रगुप्त, फिर विधायक के स्तर के चंद्रगुप्त, और फिर जो है जिला अध्यक्ष स्तर के चंद्रगुप्त, एंड देन मेयर स्तर के चंद्रगुप्त, एंड देन पंच सरपंच स्तर के, और जो पार्षद होते हैं उनके लेवल के चंद्रगुप्त। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को जो ये सोचता है कि वो चंद्रगुप्ती सोच रखता है, देश को बदलना, देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत है, उसे अपने लेवल पे निर्णय लेना है। और अपने ऊपर और नीचे के जितने लोगों को वो जानता है कि उसको लगता है कि उसने अज्यूम करिए कि सरपंच लेवल के चंद्रगुप्त का शपथ लिया, ठीक है ना, उसको लगता है कि उसे जो है जिला अध्यक्ष स्तर का चंद्रगुप्त भी लगता है कि ये 2, 4, 5, 10 लोग जो है ना, ये जिला स्तर के चंद्रगुप्त हो सकते हैं, ये विधायक स्तर का चंद्रगुप्त हो सकता है, ये संसद स्तर का चंद्रगुप्त हो सकता है। तो वो उनके नाम भी सजेस्ट कर सकता है, उनसे बात भी कर सकता है, और उनको उनके बल और शक्ति का एहसास दिलाते हुए उनको वो चंद्रगुप्ती शपथ भी लेने के लिए कर सकता है। तो इसमें एक बहुत पावरफुल मॉडल ये डाला गया है कि चंद्रगुप्तों की पहचान। तो जैसे आपने ऐप से जुड़े हैं, जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मुझसे बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बिना पूछे जिसको चाहें उसको जोड़िए, क्योंकि ये तो एक महायज्ञ है, राइट। तो जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा नेक्स्ट डे। यू विल बिकम, आप एक व्यक्ति को जोड़ के देखिए, आप अगले दिन जो है वो मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 3 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप बिना कहे जो है यू विल बिकम द टाउन ऑफिसर। जैसे ही आप 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक ऑफिसर, जैसे ही आप 10 को जोड़ेंगे तो जिला ऑफिसर, जैसे ही आप 50 को जोड़ेंगे तो राज्य ऑफिसर, एंड जैसे ही आप 100 को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय ऑफिसर बन जाएंगे। और राष्ट्रीय ऑफिसर से फिर शुरू होती है चंद्रगुप्त यात्रा। और तो पहले एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त बन रहे थे, मुझे लगा एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त जो है, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन होगा, जो चंद्रगुप्ती यात्रा पे निकला है, और 2024 का जनरल इलेक्शन जिस दिन घोषित होगा, तो जिन लोगों ने ऐसे 543 लोग ऊपर के जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और वो चंद्रगुप्त जो है, चूंकि हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की जो व्यवस्था स्थापित की है, उसी के तहत चुनाव भी लड़ना होगा और राजनेताओं को पराजित करना होगा। तो क्राइम फ्री भारत कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट इज ए मिशन, राइट। तो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई देखो, हमें यार फालतू की नेतागिरी में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, तो उसने एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी से जो है टाई अप किया, जो आप जिन पार्टियों को जानते हैं उनमें से कोई नहीं है वो, तो उसका नाम भी हमने अभी गोपनीय ही रखा है, उससे टाई अप कर लिया है। वो पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी टिकट नहीं देगी। जो 543 चंद्रगुप्त लोग स्थापित होंगे, उनके पास वो पहुंचेगी हाथ जोड़ के, और उनसे निवेदन करके कि साहब आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा ये टिकट आपके लिए है। तो देखिए कितनी, और इसमें जो बहुत सारे पद दिए हैं, इसके पीछे भी सोच ये है, एक तो मोटिवेट करना सोच है, राइट। और उसमें जो है ना, हर दिन जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है, एक सर्टिफिकेट एवरीडे इशू होता है सिस्टम से, एवरीडे। और जो हमने आपको बताया है कि जो पद हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है और किया जा रहा है कि आदमी को ये भरोसा हो कि किसी की चाटुकारिता नहीं करना है। यदि आप ईमानदारी से लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ेंगे, तो आपको उसका फायदा इमीडिएटली मिलेगा, इंक्लूडिंग संसद का टिकट मिलने का भी। और बाद में उसी व्यवस्था में जब जो है ना राज्य के चुनाव होंगे, तो विधायक के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टिकट भी उसी व्यवस्था के तहत मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप पूरी व्यवस्था में हमने क्या इंश्योर किया कि आपको किसी चीज के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। हाँ, आपको केवल अपने दिल में चंद्रगुप्ती शपथ लेना है, और आप को अपने आसपास के लोगों को जोड़ना है,
और जोड़ने के भी उसमें मॉडल दिए हैं, कैसे जोड़ना है, चंद्रगुप्ती शपथ क्या होगी, सामान्य शपथ क्या होगी, ऊर्जाकृत करने के लिए एक पूरा YouTube चैनल चला दिया है जिसमें 2300 से अधिक वीडियोज हैं। अरे वाह। हाँ, और उसमें चैनल का नाम क्या है? आपके चैनल का नाम क्या है? जो चैनल का, उसका नाम है क्राइम फ्री भारत। चैनल का ही नाम क्राइम फ्री भारत है, और इट इज द चैनल इज बीइंग डन बाय मी। तो आप देखेंगे तो उसमें मेरा फोटो दिख जाएगा आपको। मिल जाए, मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको क्राइम फ्री, इसको चैनल को देखने का एक तरीका आपको मालूम है या मैं आपको समझाऊं? थोड़ा बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हम चैनल को देखिए अभी हम जैसे आप YouTube चैनल को खोलते हैं तो YouTube चैनल की एक एल्गोरिथम आपको एट रैंडम चीजों को परोसती है, फ्रेश चीज आपके पास नहीं आती है, राइट? वो अपनी कुछ मालूम नहीं क्या उनकी एल्गोरिथम है उससे परोसती है वो, राइट? लेकिन इसको दूसरे देखने का एकदम दूसरा बड़ा ओरिजिनल और बहुत बढ़िया तरीका है कि जब आप YouTube चैनल के नीचे देखेंगे तो जो प्लस है जिससे आप कोई पोस्ट वोस्ट कर सकते हैं, उसके बगल में जो है सब्सक्रिप्शन का एक वो है टैग। तो जो सब्सक्रिप्शन को आप यदि क्लिक करेंगे तो जितनी भी चैनल आपने सब्सक्राइब की हैं वो सब आपको ऊपर दिखने लगेंगी, राइट? उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत में आप मेरा फोटो देख सकेंगे, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। फिर तो हमारी चैनल में जितने भी वीडियोज हैं सब उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देख सकते हैं, आप रिवर्स क्रोनोलॉजी में देख सकते हैं, और दूसरे फार्मूले भी हैं उसमें कि मोस्ट लाइक दिस दैट। तो जिस तरीके से आप उसे देखना चाहते हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट है कि इट इज अवेलेबल इन द ऑर्डर इट इज अपलोडेड। यस, डॉक्टर अनूप स्वरूप का है। अनूप स्वरूप का तो एक वो प्रमोशनल जो है ना उसमें शुरू में जो है ना, हाँ अनूप स्वरूप जो है वो यहाँ के वाइस चांसलर थे, हमारे मित्र थे। तो उन्होंने जो है ना बहुत सारे लोगों ने, बहुत डीजीज काफी लोगों ने अपना वो भेजा था उसमें अपना वीडियो बना के, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज अबाउट द होल कॉन्सेप्ट। तो उसमें यदि आप देखेंगे तो उसी जस्ट उसके नीचे सभी वीडियोज हैं। उसमें ऊपर आप देखें तो वीडियोज एंड आपका जो है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में आपने क्या अपलोड किया है, क्योंकि वीडियो में आपके वो वीडियो हैं जो हमने डाले हैं, ठीक है ना? लेकिन अशोक शर्मा जी का भी आज का है, एकदम अभी डाला है मैंने, अभी फ्यू मिनट्स बिफोर। अशोक शर्मा ही इज ए प्रेसिडेंट, अध्यक्ष हैं वो, एक जय गुरुदेव मिशन है। तो एक जय गुरुदेव एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, मतलब वो इतने वो थे कि उस समय स्वतंत्रता के समय भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये कहा था कि भैया देश को मत बांटो। तो वो उन्होंने, ही इज 104 ईयर्स के हैं वो अभी, राइट? और उन्होंने ढेर सारी भविष्यवाणी की हुई है। उनका एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें 30-40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इतना उनका एक्सपांस है। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब ये परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अवतारी लोग जो है वो जन्म ले चुके हैं। और फिर किसी ने कुछ पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि देखो आप मुझे मूर्ख मत मानो, इन अवतारी लोगों को का हम पता आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो ये लोग इनको नुकसान पहुंचा देंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि अभी पढ़ने गए हैं, मतलब इस तरीके का कुछ कुछ बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि ये अवतारी पुरुष जो है, सभी अवतारी पुरुष, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि वो अवतारी हैं। हाँ गुड़िया, तो वो जो है वो वो सब जो है एक अम्ब्रेला में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? तो एनीवे YouTube चैनल पे आप उसको देखेंगे, और इसमें पूरी चंद्रगुप्त की यात्रा है। तो दूसरे अवसर पे जो है ना कभी अपन लोग साथ में बैठ के भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बड़े यज्ञ में हम लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि ये राजनेता, देखिए आई डोंट नो वेदर यू आर हैविंग दिस रियलाइजेशन और नॉट, डू यू हैव दिस रियलाइजेशन के नेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? वो तो है। हमारे एक बहुत अच्छे IIT कानपुर के सीनियर मित्र हैं संजय पांडे, जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए। वो बहुत पहले आमिर खान का एक कार्यक्रम था सत्यमेव जयते, हाँ, उसमें वो संजय पांडे आए थे, और उन्होंने सरल बात कही थी जो मुझे रियलाइज नहीं हुई थी, जबकि मैंने खुद भारत सरकार में काम किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पुलिस बनाई गई थी भारत में, इसका कोई जनता को
सर्व करने का मकसद नहीं था, ये सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई हुई एक सर्विस है। हाँ बिल्कुल और ठीक है। ब्रिटिश और चले इट गए इज और दूसरे नेता उनकी जगह पे आ गए। इट इज बीइंग गवर्न बाय द एक्ट ऑफ 1861 और जो इंडियन पीनल कोड है वो 1860 का है। तो आप और सभी नियम कानून जो है वो अंग्रेजों के समय के ही हमारे ऊपर लादे गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं जनरली पूछता हूँ कि कोई भी देश यदि स्वतंत्र होता है तो वो गुलामों वाले नियम कानून को थोप के रखना चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है। और व्यवस्था भी वही है। बात मैं कहता हूँ कि यूएस में कुछ साल पहले एक जनरल सिटीजन सर्वे हुआ था कि कौन से ब्रांच के लोग सबसे रिस्पेक्टेड है, तो उसमें पुलिस नंबर 1 पे आई थी। पुलिस वालों के लिए ऑफकोर्स ब्लैक लाइव्स मैटर में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली पुलिस इज सीन एज द मोस्ट अपराइट फोर्स दैट सर्व्स द कॉमन मैन। जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है कि कोई कहते हैं कि आपके ऊपर कोई चोरी में किसी ने कर ली है तो पुलिस में ना जाके बताओ, वरना आपको डबल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। तो इसका कारण ये है कि यहाँ की जो पुलिस की फाउंडेशन है वो बड़ी डिफरेंट है। दे आर नॉट देयर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉमन मैन, दे आर देयर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द रूलर्स। सलील जी, मैं आपको 15 मिनट बाद फोन लगाता हूँ फिर से। जी। वुड दैट बी कंफर्टेबल टू यू? हाँ, असल में मैं अभी जा रहा हूँ आपके मित्र नवनीत जी के। ठीक है, तो फिर अपन कल बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्कार।